सो गाइस अब हम लोग देखते हैं सम एडिशनल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। सो चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इंडिया में अगर कंडक्ट करना है फ्री और फेयर इलेक्शन, तो क्यों चेंजेस आते हैं? पहले तो चैलेंजेस आते क्यों है? सो इंडिया जो एक बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अभी तक कोई भी लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक नेशन की बात करें तो इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा वोटर्स है। दुनिया के सबसे ज्यादा वोटर्स के साथ इतने बड़े टेरिटरी के अंदर एक साथ जब इलेक्शन होते हैं तो उसे कंट्रोल करना, मैनेज करना एक इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, अब ये चैलेंज तो जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो उनके साथ लगे हुए स्टाफ है, गवर्नमेंट स्टाफ, गवर्नमेंट टीचर्स, उनके साथ क्या है कंटिन्यूसली बात करके मैनेज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या है मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो वो हम लोग इन डिटेल यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है? मिसयूज ऑफ मनी। ठीक है, इंडिया में इलेक्शन के अंदर क्या होता है, पैसे से रिलेटेड जो है वो कामकाज बहुत ही बढ़ जाता है। सो यहाँ पर पैसों का मिसयूज होता है इंडिया में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए। इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में सबसे बड़ा चैलेंज है मिसयूज ऑफ मनी। पैसे का यहाँ पे यूज होता है, जहां पर वोट्स जो है वो पैसे दे देकर खरीदे जाते हैं। पैसों से कुछ चीजें लोगों को दी जाती है, मतलब वस्तुएं दी जाती है, पैसा दिया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है कि हमारी पार्टी को वोट दिया जाए। तो इससे क्या है, ट्रू एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। और मिसयूज ऑफ मनी की वजह से क्या हो जाता है कि जो अच्छा पर्सन नहीं है, जो एक्चुअली वहां पर मतलब जिसके कैंडिडेचर अच्छा नहीं है, वो भी क्या हो जाता है, जीत जाता है बिकॉज ऑफ मनी। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट चैलेंज, दैट इज मिसयूज ऑफ मनी। Second one is criminal background of candidate. So guys, another very important part, criminal background of candidate. So क्या हो गया guys कि जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक जरूर किया जाता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाता है, बट क्रिमिनल बैकग्राउंड में एज पर द इंडियन जो लॉज है, आईपीसी जो है इंडिया के कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम जब तक कोई पर्सन का बैकग्राउंड क्रिमिनल मतलब उसने कुछ क्राइम किया है या नहीं, ये जब तक कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो पर्सन क्रिमिनल नहीं माना जाता। और जब तक वो क्रिमिनल नहीं माना जाता, यानी कि कोर्ट में केसेस जो है वो बहुत जल्दी क्लियर नहीं होते, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते रहते। तो ऐसे में क्या है, वो पर्सन अगर उसने क्राइम किया भी है बट एज अ कैंडिडेट वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। और इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी राइट्स नहीं है कि वो सिर्फ ऐसा मतलब किसी भी पर्सन के कैंडिडेचर को कैंसिल तुरंत कर दे ऑन द बेसिस ऑफ कि उसने क्राइम किया है। उसने क्राइम किया वो कब प्रूव होगा, जब वो कोर्ट में प्रूव हो जाता है। तो कोर्ट में केसेस जल्दी क्लियर नहीं होते। तो इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दैट आर फ्रॉम द क्रिमिनल बैकग्राउंड, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं। और क्रिमिनल बैकग्राउंड से खड़ा अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है तो उसके सामने मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, वो दूसरे कैंडिडेट खड़े नहीं होते, और खड़े होते तो भी क्या होता है, उनके अंदर डर होता है। तो डर होता है तो वो लोग क्या करेंगे, अच्छे से कैंपेन नहीं करेंगे, इलेक्शन कैंपेन। और दूसरी बात आ जाती है कि अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का पर्सन एज ए कैंडिडेट खड़ा होगा तो वोटर्स के अंदर भी डर है। तो वोटर्स क्या फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन कर पाएगा? नहीं, उसके अंदर भी डर है कि मैं अगर इस पर्सन को वोट ना दूं तो शायद वो कभी गुंडागर्दी करे, झगड़ा करे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम से एक सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करने में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। सो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जिस तरह से आया तो सेम वैसे ही आ जाता है कि वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, सो इंडिया में क्या होते हैं, ड्यूरिंग द इलेक्शन क्या हो जाते हैं, बहुत जगह पे धारा 144 लगानी पड़ जाती है बिकॉज ऑफ वायलेंस। बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारी जगह पे तोड़ फोड़ हो जाती है ड्यूरिंग द इलेक्शन, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद भी इस तरह की चीजें होती है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करने में। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को जब तक भी कैंडिडेचर मिलते रहेगा तब तक ये तरह की चीजें होती रहेगी। तो ये इससे रिलेटेड ही है। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, तो वो हम लोग इन रिफॉर्म देखने वाले, जहां पर हम लोग देखेंगे क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है इंडिया में इलेक्शन में। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को किस तरह से इलेक्शन में लड़ने से रोका जा सकता है, वो हम लोग इन रिफॉर्म में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, एंड लास्ट वन बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नथिंग बट द इन्फ्लुएंस जो है वो बनाए रखने के लिए क्या करते हैं लोग, एक वर्ड यहां पर आया है, दैट इज फैमिली मोनोपोली। सो क्या होता है कि इंडिया के पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए कुछ पार्टीज क्या करती है,
सिर्फ अपनी ही फैमिली के लोगों को कंटिन्यूसली कैंडिडेचर देते जाती है, उन्हीं को आगे बढ़ाती जाती है। इससे क्या होता है कि इस तरह के बाकी लोगों को इलेक्शन में ट्रू एंड फेयर इलेक्शन इसलिए वो नहीं गिने जाते, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, बाकी लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिल पाता, और जो एक ही पर्टिकुलर फैमिलीज के पर्सन या फिर उनके रिलेटिव्स को वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली कैंडिडेचर देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कैंडिडेट जीत जीत कर आते रहते हैं, और बाकी लोगों को तो यहाँ पर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला एनवायरमेंट वहां पर क्रिएट नहीं हो पाता। तो दैट इज फैमिली मोनोपोली। वो क्या चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में उनकी इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली बनी रहे और फैमिली मोनोपोली उनकी रहे पॉलिटिक्स में। मींस दे वांट टू बी कि पॉलिटिक्स जो है वो हमारी फैमिली की ही है, ऐसा। ओके, सो दैट इज द चैलेंजेस। ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस पार्ट हमने देख लिया। तो ये सारे चैलेंजेस जो है हमें इलेक्शन कमीशन को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, दैट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि इंडिया जो है इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर इतने लंबे बड़े लेवल पे इलेक्शन होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रू एंड फेयर में इलेक्शन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। एज पर द टाइम चेंजेस, टाइम भी चेंज हो रहा है और पहले से भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स है वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट रिफॉर्म जो होना चाहिए इंडिया के अंदर इलेक्शन में, दैट इज इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस में हमने देखा पिछले चैप्टर में इन डिटेल में मैंने आपको ये चार्ट बताया था कि किस तरह से वोटिंग में भी पॉपुलेशन वोटिंग में भी क्या है, वुमेन्स की परसेंटेज बहुत कम है, बट एज पर द वोटिंग नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जीत के आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग अभी भी टिल टुडे क्या है 66 समथिंग कुछ क्या है एमपीज है इंडिया में, और उनका परसेंटेज 12% के आसपास ही है, जो कि 12% सिर्फ टोटल 100% ऑफ पार्लियामेंट में सिर्फ 12% वुमेन का शेयर है। तो इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ये होना चाहिए। ठीक है, एक सजेशन जिसे हम रिफॉर्म के लिए कह सकते हैं, दैट इज इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ओके, इसके बाद क्या आता है सेकेंड वन, सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द क्रिमिनल बैकग्राउंड जो यहाँ पर आया है, सो उसी से रिलेटेड होगा। हमारे सारे रिफॉर्म एक्चुअली यहीं से रिलेटेड आ जाएंगे, क्योंकि जो चैलेंजेस है उन्हीं को चेंज करेंगे तो वो रिफॉर्म हो जाएंगे, राइट। तो शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू द क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट का बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल है, ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को क्या होना चाहिए, टिकट ही नहीं देना चाहिए, उनको कैंडिडेचर नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें नहीं सीट देगी, उन्हें कैंडिडेचर नहीं देगी, तो क्या होगा, इजीली ये खत्म हो सकता है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए, शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू द क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट। ओके, देन क्या है, मिसयूज ऑफ मनी। मिसयूज ऑफ मनी पूरी तरह से रुक जाना चाहिए, पैसे का जो है वो पूरा कंट्रोल जो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, जिससे कि मिसयूज ऑफ मनी का मिसयूज जो है वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर से पूरी तरह से निकल जाए। सो दैट इज ऑल्सो सजेशन एंड रिफॉर्म फ्रॉम द फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म। एंड द लास्ट वन क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट शुड बी अमेंडेड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो है, पीपल के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग लगाते हैं, यानी जो कैंडिडेट है, उस एक्ट के अंदर अगर चेंजेस कर दिए जाए तो उस एक्ट का नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट शुड बी अमेंडेड। ठीक है, अगर ये अमेंड करके इसमें क्या कर दिया जाए कि जिनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, अगर उनको वोटिंग में कैंडिडेट के लिए भी ना लिया जाए, तो उस एक्ट को ही अगर अमेंड कर दिया जाए, सो इट इज पॉसिबल दैट कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, जो मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। सो दैट वाज आई साइड ना कि क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट को किस तरह से हटाया जा सकता है। तो ये इसके लिए जो रिफॉर्म में हमें बुक में बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट शुड बी अमेंडेड। सो अगर ये रिफॉर्म होता है तो इस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड जो यहाँ पर भी आया वहां पर भी आया, सो वो चेंजेस हो जाएंगे, राइट। सो इस एक्ट में अगर चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना इजी हो जाएगा। ओके, अब हमारे जो बुक के अंदर इलेक्शन प्रोसेस में जो चेंजेस हुए आने वाले टाइम, बहुत टाइम से 1950-51 में जो फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुआ था, तो क्या हुआ था
इंडिया की 60-70% पॉपुलेशन जो थी वो इलिटरेट थी। तो ऐसे टाइम पे इलेक्शन को किस तरह से चलाना था, तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमारे बुक में दिया गया, दैट इज जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन। ठीक है, बैलेट बॉक्सेस क्या थे, सो वो टाइम पे इलेक्शन को किस तरह से किया जाए, कैसे इलिटरेट लोग वोटिंग करेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट बन गया था, बहुत बड़ा पॉइंट था। तो उससे एलिमिनेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उस समय क्या किए थे, 20 लाख स्टील बॉक्सेस मैन्युफैक्चर कराए थे, 20 लाख स्टील बॉक्सेस। और एवरी जो वोटिंग बूथ होता था वहां पे क्या हो गया था कि जितने कैंडिडेट है, मतलब पर्टिकुलर पार्टी का जो सिंबल है, उस सिंबल को चिपकाया गया था एक एक स्टील बॉक्सेस के ऊपर। और हर आदमी जो वोट डालने के लिए जाएगा वो क्या करेगा, उससे जिस इलेक्शन मतलब सिंबल है, जो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, उसके अकॉर्डिंगली उस सिंबल में वोट डालना है। तो मतलब इलिटरेट पर्सन भी जो इजीली वोट डाल सकते हैं। तो 1950 और 52 में जो इलेक्शन हुए उसमें इस तरह से बैलेट बॉक्सेस यूज किए गए। उसके बाद आने वाले काफी सालों तक इलेक्शन चला और इलेक्शन सिर्फ बैलेट बॉक्सेस के थ्रू ही हुआ। तो उसके बाद आने वाले टाइम में क्या हो गया, धीरे धीरे चेंजेस आते गए और ईवीएम मशीन आ गया। ठीक है, 1990s के डिकेड में क्या हो गया, ईवीएम मशीन की स्टार्ट हो गई। ईवीएम मशीन से क्या हो गया, मिसयूज ऑफ पेपर भी, मिसयूज ऑफ पेपर जो है, बहुत पेपर वेस्ट होता था ना इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, वो कम हो गया। ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ईवीएस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, उसके अंदर वोटिंग होने लगी। तो उसके अंदर वोटिंग हुई तो मिसयूज ऑफ पेपर नहीं हो रहा है। साथ में क्या ट्रू एंड फेयर रिजल्ट है कि सारे जो पर्सन होते हैं, मतलब सिंबल साथ में दिख रहे हैं, तो सिंबल देखकर भी आदमी वोट कर सकता है। स्पेशली ये एक फायदा हो गया। इसके बाद इससे वोटिंग में इसमें और एक फायदा क्या हो गया कि यहाँ पर आपके पास एक अलग ऑप्शन होता है जो पहले बैलेट बॉक्सेस में नहीं होता था। यहाँ पर ये ऑप्शन है कि नन ऑफ दी अबव, NOTA, नन ऑफ दी अबव। सो नोटा सिस्टम होता है, जहां पर क्या है कि आप अगर जितने लिस्ट है वोटर्स की, अगर उसमें से किसी को वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा बटन जो नीचे दिया है उसको दबाकर, फाइनली लास्ट में नोटा बटन होता है, उसे दबाकर आप मुझे ऊपर की लिस्ट में से कोई भी पर्सन नहीं चाहिए, ये भी आपके पास एक वोटिंग राइट्स आ गई। मतलब लोगों के पास एक अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट हुए। ठीक है, और इसमें जो और एक चेंज हुआ है, तो वो वोटिंग मशीन जो ईवीएम मशीन है वो दिव्यांगजन मीन्स द डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो वो दे कैन इजीली यूज दैट ईवीएम मशीन। सो ये भी एक उनके लिए फायदा हो गया है दिव्यांगजनों के लिए, राइट। और फिर 2010 में इसमें और एक रिफॉर्म आया था, क्योंकि बहुत बार क्या होते थे न्यूज मीडिया में भी और बहुत सारे कैंडिडेट के ऑब्जेक्शन आए बार बार के ईवीएम मशीन में क्या हो रहा है, काउंटिंग में मिस्टेक्स बहुत सारी हो रही है। सो वीवीपैट मशीन भी उसके साथ एक अटैच किया गया। सो वीवीपैट मीन्स वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। पेपर ऑडिट में वहां पे पेपर ऑडिट ट्रेल होता है जो सारे मशीन के साथ थोड़ा सा अटैच होता है, और उसमें क्या होता है कि हमने पर्टिकुलरली जिस पर्सन को वोट किया है तो वो हमारे वहां पे दिख जाता है, और जो वोटिंग हुई है उन्हें क्या किया जा सकता है कि वापस से रीचेक अगर कभी कराना है तो पेपर्स के साथ भी चेक हो सकता है कि जैसे जैसे वो वीवीपैट मशीन में पेपर्स भी जमा हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली दैट वीवीपैट मशीन के साथ वो सारे पेपर्स चेक होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली भी वोटिंग चेक कर सकते हैं, एज वेल एज उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन डिटेल हम लोगों ने देखा इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके प्रोसेस क्या 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 कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन बनाता है और किसी किसी फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि फेस कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन के दौरान, और इलेक्टोरल के अंदर क्या क्या नए रिफॉर्म होने चाहिए, सारी चीजें इन डिटेल हम लोगों ने इस चैप्टर में देखी।